गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों की EVS 2 की टीचर नैना मिश्रा बोल रही हूँ। हमारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इतिहास किसे कहते हैं। आज हम पार्ट 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना, इसमें जो है काल विभाजन और कालखंड रेखा और दूसरा काल गणना और काल गणन की पद्धतियाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले है काल विभाजन और कालखंड रेखा। कालखंड रेखा, काल विभाजन क्या है वो समझते हैं। कालखंड का बोध कर लेने की विभिन्न पद्धतियाँ हैं। काल अखंड है, परंतु अपनी सुविधानुसार हम उसका विभाजन करते हैं। काल का विभाजन हम किस उद्देश्य और किस पद्धति से करते हैं, इसके आधार पर कालखंड का बोध कर लेने की पद्धतियाँ निर्भर करती हैं। जैसे सूर्य का उदय होते ही हम कहते हैं दिन निकल आया, सुबह हो गई, और जैसे सूरज डूबते ही हम क्या कहते हैं, दिन ढल गया, शाम हो गई। दिन ढलने के बाद शाम होती है और कुछ समय बाद अंधेरा होकर रात होता है। इसका अर्थ यह होता है कि हमने समय का विभाजन दिन और रात इन दो घटकों में किया है। अब देखते हैं, हमारी पृथ्वी जो है निश्चित गति से अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती है। सूर्य जो है स्वयं प्रकाशित है, सूर्य की किरणों से निरंतर प्रकाश प्राप्त होता है, फिर भी हमें केवल दिन में प्रकाश दिखाई देता है और रात में अंधेरा। यह जो हम चित्र के माध्यम से अभी समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ रही है, वहाँ पर दिन दिखाई दे रहा है, और वहाँ पीछे जो है सूर्य की किरण दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पर रात दिखाई दे रहा है। ये है दिन और रात। अब अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सूर्य की किरण जहाँ पड़ रही है वहाँ पर दिन है, और एक चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ पर आती है तो पूरा एक दिन होता है। अब इसके आगे और समझेंगे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने के लिए कितना 24 घंटे की अवधि लगती है। इस अवधि में लगभग 12 घंटे का रात दिन और 12 घंटों की रात होती है। इस प्रकार एक दिन और एक रात मिलाकर जो समय बनता है उस समय को ही व्यापक अर्थ में क्या कहते हैं, दिवस कहते हैं। यह एक दिवस अर्थात एक वार कहलाता है। जैसे सोमवार, मंगलवार एक दिन वार कहलाता है। सोमवार से रविवार जो 7 दिनों का होता है वो एक सप्ताह होता है, तो हम जानते हैं। इसके बाद जब 2 सप्ताह मिलता है तो हो जाता है पखवाड़ा। 4 सप्ताह का क्या हो जाता है, 4 सप्ताह को मिलाएंगे 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना, और 1 महीना जो होता है ऐसे 12 महीने मिलाएंगे तो 1 वर्ष हो जाता है। इस तरह से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं। एक के बाद एक वर्ष समाप्त होते 100 वर्ष का जो समय बीतता है उसे हम कहते हैं एक शताब्दी पूरी हो गई। 100 वर्ष हो गया तो एक शताब्दी पूरी हो गई। ऐसे ही 10 शताब्दियाँ अर्थात 1000 वर्ष समाप्त होने पर एक सहस्त्रक पूर्ण होता है। कालखंड के इस प्रकार के विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। परीक्षा में आएगा एक रेखीय विभाजन किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लो। इसके बाद आपको लिखना भी अपनी कॉपी में। फिर है ईस्वी सन का कालखंड क्या है। एक रेखीय विभाजन में एक के बाद एक आने वाले वर्षों को क्रमिक रूप से रखा जाता है। इतिहास की पुस्तकों में भी एक के बाद एक घटित घटनाओं को ऐसे एक रेखीय पद्धति से रखा जाता है। इसके लिए सामान्यतः ईस्वी सन का प्रयोग किया जाता है। हम जिस दिन दर्शिका यानी जो कैलेंडर हमारे घरों में उपयोग होता है, तारीख देखते हैं, डेट देखते हैं, वार देखते हैं, वो जो किस पर आधारित, ईस्वी सन पर आधारित है। ये जो ईस्वी सन किस पर आधारित है, कब से है, ये ईसा मसीह थे। ईसा मसीह की स्मृति में, उनकी याद में ईस्वी सन का जो प्रारंभ हुआ, उनका जब जन्म हुआ, उनके नाम से ईस्वी से ईसा से ये जो है इसका नाम रखा गया। मैं ईसा मसीह का चित्र आपको दिखा रही हूँ, समझो आप लोग। बच्चों आपको ये चित्र देख के समझ में आ जाएगा ईसा मसीह का। ये ईसा मसीह हैं, इनके जन्म से जो है ईसा मसीह के नाम से ईसा नाम से जो है ईस्वी सन का शुरुआत हुआ। इनका जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था, और आगे इसके बारे में और समझ रहे हैं। जिस वर्ष में ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ वह ईस्वी सन का प्रथम वर्ष था। इस वर्ष का प्रारंभ 1 इस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। इसके पश्चात आने वाले प्रत्येक वर्ष की क्रम संख्या आगे की दिशा में बढ़ती जाती है। ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों की अर्थात प्रथम शताब्दी की कालावधि को ईस्वी सन 1 डैश करके 100 इस प्रकार लिखा जाता है। ये भी आप लोगों को परीक्षा में एक वाक्य में उत्तर में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लो। ईस्वी सन के प्रथम सहस्त्र की कालावधि को ईस्वी सन 1
1000, सहस्त्र का अर्थ है 1000, इस प्रकार लिखा जाता है। इस समय जो है ईस्वी सन कितना चल रहा है? 2020 चल रहा है ना। तो ईसा मसीह के जन्म को कितने वर्ष हो गए? 2020 साल हो गया। बच्चों इस चित्र जो देख रहे हो ना, इससे आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यहाँ पर ईस्वी सन हो गया तो 100 हो गया, यहाँ पे 500 वर्ष हो गए, यहाँ पे 1000 वर्ष हो गए, यहाँ 1500 हो गया, यहाँ 2000 हो गया। इसके बाद जो है 2020 हमारा चल रहा है इस समय। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी सन है, उनके जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं। अब हम देख रहे हैं काल गणना, और काल गणना की पद्धतियाँ क्या हैं वो समझेंगे। काल गणना करने का अर्थ कालखंड की लंबाई गिनने से है, कितनी लंबाई है, कितना समय बीता है। कालखंड की गणना करने की जो इकाइयाँ हमें ज्ञात हुई इस प्रकार, जैसे सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, शताब्दी और सहस्त्रक। इनमें सेकेंड क्या है? सबसे छोटी इकाई है। सेकेंड में कितना? बहुत, मिनट से भी कम होता है सेकेंड। संपूर्ण विश्व में काल गणना की, ये भी जो आपको आएगा कि क्या है, काल गणना की सबसे छोटी इकाई क्या है, कालखंड की इकाइयाँ क्या हैं, वो आपको इसमें छोटी इकाई क्या है? सेकेंड है। इकाइयाँ क्या है तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। संपूर्ण विश्व में काल गणना की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इन पद्धतियों में ईस्वी सन यह प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। सामान्यतः किसी भी महीने का दिनांक अथवा तिथि लिखते समय हम उस दिन का क्रमांक, उस महीने का क्रमांक अथवा नाम और उस वर्ष का क्रम लिखते हैं। दिनांक पहले लिखते हैं, शब्द, तारीख शब्द का समानार्थी शब्द है। बच्चों हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं। ये भी किस पे है? देखिए ईस्वी सन पे ही है ना, 1630 से 1680। यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में। ये हम लोगों ने पढ़ा था चौथी में। फिर उन्होंने क्या है, स्वराज की शपथ कब लिया? 1645 में। आगरा से छूट कर जब आए थे 1666 में। उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और उनकी मृत्यु हुई 1680 में। ये देखिए, ये हम लोगों ने इसको भी समझा अभी चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, पराक्रमी शासक के राज्याभिषेक की घटना छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ईस्वी सन 1674, यहाँ पर देखिए है ना, 1674 में राज्याभिषेक का प्रारंभ किया था, यह हमें ज्ञात है। भारत में शालिवाहन शक और विक्रम संवत ये प्रचलित कालगणनाएँ हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना को स्थलांतरण किया। इस स्थलांतरण के समय से हिजरी इस कालगणना का प्रारंभ हुआ। भारत का पारसी समाज जिस कालगणना पद्धति का उपयोग में लाता है उसे शहंशाह कालगणना कहते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं 2.3 इतिहास का काल विभाजन। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। यह हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था। अब उसके बाद बीता हुआ संपूर्ण कालखंड भूतकाल होता है। भूतकाल ही इतिहास का कालखंड है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इतिहास का कालखंड क्या है, तो भूतकाल ही इतिहास का कालखंड है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। अब हम जो है तीसरे पार्ट में हम लोग देख लेंगे, वो ये सौरमंडल की उत्पत्ति उसमें है। पृथ्वी इसी मंडल का एक ग्रह है। इसका अर्थ यह होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के इन 4.5 अरब वर्षों के विशाल कालखंड को एकदम समझ लेना आवश्यक है। इसके लिए इतिहास के कालखंड का विभाजन किया जाता है। इतिहास का कालखंड, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इतिहास के कालखंड का विभाजन कितने चरणों में हुआ है, तो 2 चरणों में हुआ है। पहला है प्रागैतिहासिक कालखंड और दूसरा है ऐतिहासिक कालखंड। अब है बच्चों प्राग ऐतिहासिक कालखंड। ये जो है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण नहीं पाया जाता है, उस कालखंड को हम प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं।
प्राक का अर्थ होता है पूर्व का, इतिहास के पहले का कालखंड। उसके बाद नेक्स्ट है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड में क्या होता है, जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण पाए जाते हैं, उसमें लिखित प्रमाण होता है, उसे ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। और जिसमें लिखित कालखंड नहीं पाया जाता, लिखित नहीं प्रमाण पाया जाता, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और काल निर्धारण कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसमें बच्चों देखते हैं आज कौन सा दिन है अथवा कौन सी तिथि है, तारीख है, यह सब हम निश्चित करते हैं, तब हम काल गणना करते हैं। काल गणना की अनेक पद्धतियाँ हैं, यह हमने देखा है। इन पद्धतियों में काल गणना अगले अथवा पिछले क्रम से की जाती है। जैसे यह महीना कौन सा है, जून है, तो जून के बाद इसमें जो लिखा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि इसमें जैसे इसने उदाहरण दिया है कि यह महीना जून है, ऐसा कहने पर पिछले महीना कौन सा था, मई था, मई के बाद जून आया, और जून के बाद क्या आएगा, अगला महीना जुलाई होगा, यही समझा जाएगा। आज का दिनांक तारीख 10 है, अगर आज 10 है तो उसके पहले कितना था, 9 था, और 10 के बाद आएगा वो कौन सा, 11 होगा। इस तरह से हम कालगणना की पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इसे हम कहते हैं कालखंड की लंबाई मापते हैं। इस तरह से ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में घटित घटनाओं का अध्ययन करते समय अनेक कालखंड का उल्लेख ईसा पूर्व अमुक वर्ष इस प्रकार किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व हम लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं हमें भूमि के नीचे दबे हुए प्रमाणों के आधार पर प्राप्त करनी पड़ती है। यह वह प्रमाण संभवतः वस्तु अथवा भवन के अवशेष के रूप में हो सकता है। जैसे कि अभी हम शिवाजी का महाराज के बहुत सारे किले देखते हैं ना, कब का है, उनके जन्म के समय का, उससे हम मालूम पड़ता है। उन अवशेषों के आधार पर हजारों वर्ष पूर्व की घटनाओं का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करना संभव होता है। अब बच्चों, आज से लगभग इतने वर्ष पूर्व इस पद्धति से इस कालखंड का मापन करना संभव होता है। बच्चों, इसमें देखिए फलस्वरूप ऐसी पद्धतियों को काल मापन की पद्धति कहते हैं। इस प्रकार काल मापन करने हेतु यानी समय का मापन करने के लिए कर्व 14 विश्लेषण, काष्ठ वलयों का विश्लेषण जैसे विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ये देखते हैं हम। बच्चों देखिए, कर्व 14 पद्धति द्वारा 60,000 वर्षों पूर्व तक की प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारित करना संभव होता है। यह पद्धति किसने किया था, देखो ये बिलार्ड लिबी, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आविष्कार किया था और इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था और मृत्यु हुई 1980 में। ये हम समझ लिए। अब आगे देखते हैं। और काल मापन के आधार पर अवशेष और मिट्टी की जिन परतों में वे अवशेष पाए जाते हैं, वे परतें कितने वर्ष पूर्व की है, यह समझ में आने पर मोटे तौर पर उनका कालखंड निश्चित किया जा सकता है। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन 5000 वर्ष पुराना है, ऐसा निष्कर्ष यदि काल मापन के आधार पर निकाला गया तो कहा जा सकता है कि उस बर्तन का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का है। हम लोगों ने ईसा पूर्व ईस्वी सन पढ़ा। अभी ईसा पूर्व अगर 5000 होगा तो ईसा पूर्व होगा, क्योंकि ईसा मसीह का तो जन्म कब हुआ था, देखिए ईस्वी सन अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 हुआ और ये 5000 तो ईसा पूर्व हो गया। और इसी के आधार पर उस बर्तन की संस्कृति का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का ऐसा कहा जा सकता है। अब बच्चों हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर देखिए है रिक्त स्थान है। हम जिस दिनदर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह पर आधारित होता है। कौन सी दिनदर्शिका है, हम लोग जो घर में काल निर्णय रहता है ना, देखो बच्चों यहाँ पर है, हम जिस दिनदर्शिका कैलेंडर का उपयोग लाते हैं उसे क्या ईस्वी सन पर आधारित होता है। इस समय ईस्वी सन ही चल रहा है ना हमारा, तो ये आंसर उसका है ईस्वी सन। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को अभी हम लोगों ने समझा, उसे क्या ईसा पूर्व कहते हैं, अभी हम बता देते हैं। देखिए, ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को ईसा पूर्व का कालखंड कहा जाता है। ये अपना खाली स्थान में ईसा पूर्व आएगा। ध्यान से देखो, आंसर लिखना है आपको। अब एक वाक्य में उत्तर लिखो। काल मापन के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? आप लोग अपनी बुक में टिक लगा लेना, बता देती हूँ। देखिए बच्चों, पहले का
एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर है आपका पेज नंबर, आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। नीचे क्वेश्चन आंसर वाला 9 नंबर पेज पे है आपका ये आंसर। यहाँ पे है, देखिए, काल हाईलाइट किया हुआ ना, काल मापन करने हेतु कर्व 14 विश्लेषण काष्ठ वलयों का विश्लेषण जैसे विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, ये है। अब देखिए नेक्स्ट ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड किस प्रकार लिखा जाता है, ये देखते हैं। अब पेज नंबर 7 पे है, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों की अर्थात प्रथम शताब्दी की कालावधि को ईस्वी सन इस प्रकार है, देखिए, एक लिख के डैश करके 100 इस प्रकार लिखा जाता है। अब बच्चों देखिए तीसरा है संक्षेप में उत्तर लिखना, मतलब इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना है आपको। कालखंड का एक रेखीय विभाजन किसे कहते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों पेज नंबर 6 पे है, देखिए इसका आंसर यहाँ पर हाईलाइट किया वजह अपना है। एक के बाद एक वर्ष समाप्त होते होते 100 वर्षों का कालखंड समाप्त होता है, अर्थात एक शताब्दी पूर्ण हो जाती है। ऐसी 10 शताब्दियाँ अर्थात 1000 वर्ष समाप्त होने का पर एक सहस्त्रक पूर्ण होता है। कालखंड के इस प्रकार के विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। देखिए बच्चों काल गणना की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, इसका भी आंसर बता रही हूँ आपको। कालखंड की गणना करने की जो इकाइयाँ हमें ज्ञात है वे इस प्रकार हैं। सेकेंड, जो सबसे छोटी इकाई है वो सेकेंड है, बताया था आपको। फिर मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, शताब्दी और सहस्त्रक, इनमें सेकेंड सबसे छोटी इकाई है, ये उसका आंसर है। बच्चों मैंने आपको बताया था इतिहास का काल विभाजन, अभी बताया था चार्ट में, वहाँ पे ये देखिए इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण नहीं है। जिसमें लिखित प्रमाण नहीं है उसको क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक। आपको अभी बता देती हूँ आगे चित्र में। ये देखिए जिसमें लिखित नहीं है वो प्राग ऐतिहासिक कालखंड आएगा, और उसके बगल में जो खाली डब्बा पड़ा है ना, वहाँ पे आपका ऐतिहासिक कालखंड आएगा। उसमें लिखा है, इसमें इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण पाए जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें ऐतिहासिक कालखंड आएगा, इसमें प्राग ऐतिहासिक कालखंड आएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया। बच्चों इसमें देखिए ये फरवरी महीने का ये कैलेंडर आपका है। इसमें देखिए हर महीने में 30-31 ऐसा होता है, पर फरवरी एक ऐसा है महीना जिसमें कि 28 का महीना होता है और 4 साल बाद 29 का महीना आता है, तो इसे हम कहते हैं लीप वर्ष। फरवरी महीने में ही 28 और 29 आता है। 28 जो है 4 साल के बाद 29 आता है। ये हम लोग देखिए, आपको ये भी कैलेंडर आपको बनाना है और अपना जो है उसमें अपना पढ़ाई का जो भी है, जो भी नियोजन है, आपको इसमें करके दिखाना है अपने बुक में। बच्चों हमने अभी देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष हो गए, कितने अरब। तो यहाँ पर देखिए है, ये आप लोगों को ऐसे देखना है। 100 10 किया तो 1000 हुआ, 1000 गुणे 10 तो 10,000 हुआ। ये वर्ष हमारा है। 10,000 में और 10 वर्ष मिलाएंगे तो 1 लाख हुआ। 1 लाख में 10 लाख, क्या है 10 लाख, 10 लाख 10 1 करोड़, फिर 1 करोड़ में 10 करोड़, 10 करोड़ में 1 अरब। तो हम लोग देखें पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब कितना था। तो ये आपको ये बनाना है, आपको ये बना करके आपके चार्ट में अपने बुक में लिखिए।